वेलकम फ्रेंड्स। अभी जो मैं कॉन्सेप्ट आपको कर रहा हूँ दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और आप ये मान के चलिए कि 6 में से 3 साल जो सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आता है वो इसी पर आता है, यानी कि फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क होता है। इस पर केस स्टडीज़ आती है और बहुत बार ये पूछा जाता है कि बताइए ये कौन सा स्ट्रक्चर है। इसलिए बड़ा केयरफुली आपने मेरे साथ समझना है इसको। देखिए होता क्या है, कोई भी पर्सन जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है तो एक प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट करता है। मान लीजिए इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया गारमेंट्स का। जब एक गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, स्मॉल स्केल पर बिजनेस होगा। जब धीरे धीरे ये बिजनेस स्केल बड़ा होता चला जाता है तो डिपार्टमेंट्स बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारा परचेज होता है तो हमने क्या किया, एक परचेज डिपार्टमेंट बना लिया। ठीक है, गारमेंट्स का परचेज डिपार्टमेंट बन गया। अब परचेज डिपार्टमेंट बनने के बाद जब गारमेंट्स के हम सामान बनाएंगे तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बन जाएगा। माल बेचने के लिए हमने एक सेल्स डिपार्टमेंट बना लिया। ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट के साथ अब अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए हमने अकाउंट्स डिपार्टमेंट बना लिया। ये तो बात है केवल कुछ डिपार्टमेंट्स की। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बड़ा होता जाता है वैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनते चले जाते हैं। जैसे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बन सकता है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बन सकता है इसके अंदर में। ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बन सकता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट बन सकते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिजनेस के जो फंक्शंस हैं वो हैं सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन, अकाउंट्स। राइट, बिजनेस के फंक्शन, मैं मैनेजमेंट के फंक्शन की बात नहीं कर रहा। मैनेजमेंट के फंक्शन तो थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यू नो इट बेटर। लेकिन अगर मैं बिजनेस के फंक्शन पूछूं बिजनेस में क्या क्या होता है, तो बिजनेस में परचेज किया जाता है, बिजनेस में सेल्स किया जाता है, बिजनेस में प्रोडक्शन किया जाता है, बिजनेस में मार्केटिंग होती है। तो जब हम बिजनेस के फंक्शन के बेस पर कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर। यानी अभी जो आपके सामने स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? एब्सोल्युटली फाइन। बिजनेस फंक्शन के बेस पे जो स्ट्रक्चर बनाया उसको क्या बोलते हैं हम, फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब बात आती है जब हम एक प्रोडक्ट लाइन से, आई रिपीट, जब हम एक प्रोडक्ट लाइन से, अब इस गारमेंट्स में हम कुछ भी बना सकते हैं, लेडीज गारमेंट्स बना सकते हैं, जेंट्स गारमेंट्स बना सकते हैं, किड्स वेयर बना सकते हैं। ठीक है, हम हो सकता है फॉर्मल ड्रेसेस बनाए, इनफॉर्मल ड्रेसेस बनाए, पार्टी वेयर बनाए, कुछ भी बना सकते हैं। प्रोडक्ट लाइन इज सेम, गारमेंट्स। जब हम एक प्रोडक्ट लाइन से फेडअप हो जाते हैं, थक जाते हैं, यार बहुत बना लिया, बिजनेस का स्कोप अब इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, तो मोस्टली केसेस में हम क्या करते हैं, एक अलग से प्रोडक्ट लाइन चूज कर लेते हैं। मान लीजिए गारमेंट्स का हम काम कर रहे थे, अब हमने देखा कि यार दवाइयाँ बड़ी अच्छी बिक रही हैं, तो हमने क्या किया, मेडिसिन की लाइन में चले गए हम लोग। ठीक है, आई रिपीट, जरा ध्यान से समझना। जब भी हम एक प्रोडक्ट लाइन से क्या हो जाते हैं, फेडअप हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक नई प्रोडक्ट लाइन में जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक नई प्रोडक्ट लाइन में जाएंगे। जैसे हमने मेडिसिन की लाइन पकड़ ली और अब हम इसका बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये बात तो तय है कि जो परचेज मैनेजर कपड़ा खरीदता था वो दवाइयों का सामान तो नहीं खरीद सकता ना, उसको दवाइयों के बारे में नॉलेज तो है नहीं। तो फिर हमें दोबारा से क्या करना पड़ेगा, एक परचेज डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। दोबारा से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो कपड़े सिलता है वो दवाइयाँ थोड़ी बना पाएगा, ऑफ कोर्स, सीधी सी बात है। ऐसे ही हमें सेल्स डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। ऐसे ही हमें सेपरेट अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी बनाना पड़ सकता है।
अब ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम? डिविजनल स्ट्रक्चर। मैं आपको दोबारा बता दूं जरा, इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। देखिए जरा, ये स्ट्रक्चर कौन सा है? अगर खाली ये स्ट्रक्चर पूछा जाए आपसे तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये वाला स्ट्रक्चर अब आपके सामने आ रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या है? फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे ही हम एक प्रोडक्ट लाइन से, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बड़ा ढंग से इस वर्ड को पकड़ लीजिए, जब भी हम एक प्रोडक्ट लाइन से दूसरी प्रोडक्ट लाइन में शिफ्ट करते हैं तो वो बन जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। कैसे? जरा ध्यान से एक बात और क्लियर कर लीजिए। जब हम गारमेंट से मेडिसिन की तरफ जाएंगे तो हम यहां पर डिविजनल मैनेजर बना के जाएंगे। डिविजनल मैनेजर, ये डिविजनल मैनेजर क्या करेगा? इस पूरी डिवीजन की देखरेख करेगा। यहाँ पर परचेज मैनेजर होगा, प्रोडक्शन मैनेजर होगा, सेल्स मैनेजर होगा, अकाउंट्स मैनेजर होगा। इन सब की केयर कौन करेगा? सबको कंट्रोल कौन करेगा? डिविजनल मैनेजर। फिर हम मेडिसिन का भी क्या करेंगे? एक डिविजनल मैनेजर बना देंगे, डिविजनल मैनेजर। हमने यहाँ पर भी डिविजनल मैनेजर बना दिया, जो परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, इन सब की केयर करेगा और इन सबको कंट्रोल करेगा, इन सबको कोऑर्डिनेट करेगा। तो इसीलिए अब ये बन गया हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। यानी जब हम एक प्रोडक्ट लाइन में काम कर रहे होते हैं तो दिस इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। जब हम एक से ज्यादा, कुछ भी, अब 3 भी हो सकती हैं। आप मेडिसिन से आपको लगा कि भैया अब मन भर चुका है तो आप लेदर में जा सकते हैं, लेदर के शूज़ बना सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है नहीं इस समय जो है एकेडमिक्स लाइन जो बहुत अच्छी है तो आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं, और उसका एक नया आप डिवीज़न खोल सकते हैं। आपको लगता है नहीं रियल एस्टेट अच्छा, आप रियल एस्टेट में जा सकते हैं। तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन जब भी आएंगी तो वो क्या कहलाएगा? डिविजनल स्ट्रक्चर। जब हम सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट लाइन में होते हैं, प्रोडक्ट लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट की नहीं, प्रोडक्ट लाइन। मेडिसिन में मैं कोई सी भी दवाई बनाऊं, चाहे वो छींक की दवाई है, चाहे वो कैंसर की दवाई है, चाहे वो पोलियो की दवाई है, दवाई कोई भी हो, किसी भी टाइप की हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, वो एक प्रोडक्ट लाइन कहलाएगी। ऐसे ही गारमेंट्स एक प्रोडक्ट लाइन है। तो यानी जब भी हम एक प्रोडक्ट लाइन से दूसरी प्रोडक्ट लाइन में शिफ्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? डिविजनल स्ट्रक्चर। अभी जब मैं आपके साथ में कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। जरा ध्यान से समझिए फायदे नुकसान। हमेशा डिविजनल स्ट्रक्चर कॉस्टली पड़ता है क्योंकि हमेशा आप देखेंगे यहाँ पर एक परचेज मैनेजर आ गया, यहाँ दूसरा परचेज डिपार्टमेंट बनाया। एक ही कंपनी तो एक ही है ना, एक ही कंपनी में जब दो परचेज डिपार्टमेंट होंगे तो ये कॉस्टली पड़ेगा ही पड़ेगा। दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दो सेल्स डिपार्टमेंट, तो कॉस्ट तो बढ़ेगी। ये पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जब मैं डिविजनल स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर करूंगा। एक चीज और, अगर आप देखें एक पॉइंट आता है मैनेजरियल स्किल सबसे ज्यादा डेवलप कहां पर होते हैं? डिविजनल स्ट्रक्चर में या फंक्शनल स्ट्रक्चर में? अब मैं आपको जरा कंपेयर करके बताता हूं। इधर देखिए जरा, जब मैं ये कंपेयर करता हूं, खाली ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है, इस फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या है? परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर। अब मैं प्रोडक्शन मैनेजर की बात करता हूं, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है। उसको सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में नॉलेज होगी? सिर्फ गारमेंट्स के प्रोडक्शन के बारे में। इस परचेज मैनेजर को किसकी नॉलेज होगी? सिर्फ गारमेंट्स के परचेज के बारे में। तो यहाँ पर इनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा वो काफ़ी लिमिटेड होगा। लेकिन जब हम डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा, डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपके पास में डिविजनल मैनेजर होता है जो इन सब को कंट्रोल करता है। ध्यान से देखिए, ये जो डिविजनल मैनेजर है इन सब को कंट्रोल करेगा। यानी इस डिविजनल मैनेजर को परचेज की भी नॉलेज होगी, प्रोडक्शन की भी नॉलेज होगी, सेल्स की भी नॉलेज होगी, अकाउंट्स की भी नॉलेज होगी। इसलिए जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, फंक्शनल स्ट्रक्चर को और डिविजनल स्ट्रक्चर को, तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कहां पर होगा? डिविजनल स्ट्रक्चर में। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। फंक्शनल स्ट्रक्चर, अगर हम सिंगल प्रोडक्ट लाइन में काम कर रहे हैं और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन में काम कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो अब हम करते हैं इसको पीपीटी के द्वारा, कुछ टॉपिक को और डिस्कस करते हैं और आपके नोट्स बनाते हैं। इसको प्लीज़ नोट्स को बना लीजिए। अब हम चलते हैं पीपीटी के द्वारा, इसको डिस्कस करते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके बारे में आपके साथ में कुछ पॉइंट शेयर करूंगा।
देखिए ये वो एग्जाम्पल एक बार दोबारा लेते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर का। एक सीईओ है, सीईओ के नीचे डायरेक्टर फाइनेंस हो सकता है, डायरेक्टर एचआर, एचआर क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एम्प्लॉयज़ का जो डायरेक्टर होता है। इसके अलावा डायरेक्टर मार्केटिंग हो सकता है, डायरेक्टर ऑपरेशन हो सकता है। अब डायरेक्टर मार्केटिंग के नीचे मार्केटिंग मैनेजर आएगा नॉर्थ का, मार्केटिंग मैनेजर ईस्ट, मार्केटिंग मैनेजर साउथ, इसी तरह से मार्केटिंग मैनेजर वेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। और ये लाइन बढ़ती जाती है। अब इन मैनेजर के नीचे भी लोग आते हैं, जैसे कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आ गए ए बी सी डी, ऐसे मार्केटिंग मैनेजर ईस्ट के नीचे बहुत सारे आप कह सकते हैं कि सेल्समैन कह सकते हैं, मार्केटिंग पर्सनल कह सकते हैं। अब देखिए ज़रा, इसी को बेसिकली हम स्केलर चेन भी कहते हैं। आपको याद होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने एक चेन बनाई थी, सीईओ, सीईओ के नीचे डायरेक्टर मार्केटिंग, डायरेक्टर मार्केटिंग के नीचे मार्केटिंग मैनेजर ईस्ट, मार्केटिंग मैनेजर ईस्ट के नीचे EFGH, स्केलर चेन फॉलो हो रही है। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की। देखिए प्रोडक्ट लाइन एक ही है, तो दिस इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे ही हम एक प्रोडक्ट लाइन से फेडअप हो जाएंगे और दूसरी प्रोडक्ट लाइन में चले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, डिविजनल स्ट्रक्चर। आप इस चार्ट को भी एग्जाम में यूज कर सकते हैं, ये बहुत फ्रूटफुल रहेगा। अगर कहीं पे भी फंक्शनल स्ट्रक्चर का बड़ा क्वेश्चन आता है, आप ऐसा चार्ट बना सकते हैं, या जैसा मैंने भी आपको चार्ट मैनुअली बना के दिखाया, आप उसको भी बना सकते हैं। इससे आपके मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा और वो मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे आपको। ओहो स्मार्ट, अरे भैया आप तो बहुत स्मार्ट लोग हैं। आई नो यू आर वेरी स्मार्ट। नहीं नहीं, आईना मत देखिए, आई नो यू आर वेरी स्मार्ट। डू स्मार्ट वर्क while deciding the functional structure, otherwise life of organization will be in danger। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपको ये लाइन अच्छे से याद करनी है। ये आप ही के लिए है, आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें बड़ी ही स्मार्टली काम करना होता है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा वो बना लेंगे, क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट्स बना लेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। जब कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी तो दिक्कत आ सकती है उसके अंदर में। तो हमें ज़बरदस्ती डिपार्टमेंट नहीं बनाने, डिपार्टमेंट तभी बनाना है जब हमें लगेगा कि भैया एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज़ याद आया, हमने ऑर्गेनाइजिंग स्टार्टिंग में पढ़ा था, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज़, तभी डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाता है। नहीं तो क्या होगा, अगर हम डिपार्टमेंट क्रिएट करते जाएंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो लाइफ है वो भी खतरे में पड़ सकती है। फंक्शनल स्ट्रक्चर, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर, ऑल डिपार्टमेंट्स रिपोर्ट टू ए कोऑर्डिनेटिंग हेड। बिल्कुल ठीक कहा, मैंने अभी आपको बताया कि हम सिमिलर नेचर के जो जॉब्स होती हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको ग्रुप करते हैं, डिपार्टमेंट बनाते हैं, और सारे डिपार्टमेंट्स का एक कोऑर्डिनेटिंग हेड होता है जो उसको देखता है, कोऑर्डिनेट करता है। अब एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होती हैं? पहली है, अ फंक्शनल स्ट्रक्चर फोकस ऑन वन फंक्शन एट ए टाइम। जैसा कि मैंने आपको शीट में दिखाया था, अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में प्रोडक्शन मैनेजर का फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पर होगा, प्रोडक्शन पर। जैसे गारमेंट्स की लाइन का हमने एग्जांपल लिया तो उसका सारा फोकस किस पर होगा, गारमेंट्स के प्रोडक्शन पर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर फोकस ऑन वन फंक्शन एट ए टाइम, यानी सारा फोकस एक ही फंक्शन पर होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर में। दूसरा फायदा, इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन within a department because of similarity in the task being performed. I repeat, it promotes control and coordination within a department because of similarity in the task being performed. भाई डेफिनेटली अगर हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर में, तो उसके अंदर कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना सबसे आसान हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन में एक ही जैसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। सारी एक्टिविटीज़ को हमने कोऑर्डिनेट करके एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना डिपार्टमेंट के बीच में, यानी एक ही डिपार्टमेंट के बीच में अलग अलग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना काफ़ी आसान हो जाता है और बहुत इजीली आप उसको प्रमोट भी कर सकते हो। दूसरा फायदा हो गया। तीसरा फायदा क्या होता है इसका, रिपीटेड वर्क इंक्रीज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड दिस रिजल्ट इन इंक्रीज्ड प्रॉफिट। जैसे हम बार बार एक ही एग्जांपल ले रहे हैं प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन में जब वर्क रिपीट होता जाएगा, मैनेजर जो है नई नई सिचुएशंस आएंगी, उसको बार बार दोहराएगा, बार बार काम करेगा, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी। जब ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा।
चलिए प्रोडक्शन को छोड़िए, मैं एक परचेज डिपार्टमेंट का एग्जांपल ले लेता हूँ। जब परचेज डिपार्टमेंट में जो मैनेजर होता है वो बार बार परचेज करेगा, तो कुछ समय बाद उसको ये समझ आ जाएगा कि कौन सा सामान, कौन सी बढ़िया क्वालिटी का सबसे सस्ते रेट पर कहाँ मिल सकता है, कौन सी ऐसी फर्म है जो हमारी फर्म को उधार दे सकती है। तो आप देखिए, जब एक वक्त बार बार रिपीट किया जाता है तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी पक्का आती है। आप भी एक चीज़ को बार बार करेंगे तो आपके रिजल्ट बड़े फाइन आएंगे। आप एक ही टॉपिक को बार बार सुनते हैं तो ऑब्वियसली उसका जो रिजल्ट आता है वो काफ़ी बेटर आता है कि नहीं आता, राइट? तो जब उसका रिजल्ट बेटर आएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी है उसके अंदर में। ये हो गया तीसरा फायदा। अभी और भी फायदे हैं इसके। अगला फायदा आता है इसका, इट लीड्स टू मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट विच रिजल्ट इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड थस लोअर कॉस्ट। चलो परचेज मैनेजर का एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए, परचेज मैनेजर जो है सामान खरीदता है, जो भी परचेज करनी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कौन करेगा? परचेज मैनेजर सामान को परचेज करेगा। अब परचेज मैनेजर को मालूम है कि कौन सा सामान ज़्यादा क्वांटिटी में यूज होता है, तो वो क्या करेगा? इकट्ठा सामान मंगवाएगा, होलसेल में मंगवाएगा, ठीक है? रोज ना बेच करके हफ्ते या 10 दिन का सामान एक बार मंगवाएगा। अब इससे फायदा क्या हुआ? अगर वो सामान होलसेल में मंगाएगा तो वो सस्ता पड़ेगा कि महंगा पड़ेगा? सोचो भाई, रिटेल में सामान सस्ता पड़ता है कि होलसेल में? बताओ आप। होलसेल में ना। तो जब हम होलसेल में सामान मंगाएगा परचेज मैनेजर, क्योंकि उसको पता है ये बार बार यूज होना है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल यूज होगा। इकोनॉमीज का मतलब होता है फायदा, स्केल मतलब बल्क स्केल में, यानी बल्क स्केल में काम करने के फायदे। आप जब बल्क स्केल में सामान मंगाते हो तो उससे फायदा होता है। दूसरा, सामान जब वो एक ही बार मंगाएगा तो उसको बार बार आने जाने की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी बचेगी, और ऑब्वियस सी बात है इससे जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इट लीड्स टू मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट विच रिजल्ट्स इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड थस लोअर कॉस्ट, और उससे कॉस्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगला फायदा आता है इसका, it makes training of employees easier as the focus is only on a limited range of skills। देखो, एक काम को जब मैनेजर अपने एम्प्लॉइज को देता है तो साथ में उनको ट्रेनिंग भी देता है। जैसे मान लीजिए सामान खरीदने के लिए मैं परचेज मैनेजर हूं और मुझे एक अपने एम्प्लॉय को सामान खरीदने के लिए भेजना है, तो मैं उसको समझाऊंगा कि इस मार्केट में जाना, इस मार्केट में ये वाली दुकान है ना, इस पे सबसे बढ़िया क्वालिटी का सामान मिलता है। वहाँ पर एक पर्सन बैठा होगा, उससे जाके मिलना, वो आपको सबसे सस्ता रेट लगाएगा, बढ़िया क्वालिटी का माल देगा, मेरा नाम ले लेना वहाँ पर जा करके। तो अब देखो, कायदे से जब हम एक ही काम को बार बार करते हैं, जब छोटा दायरा होता है, जब परचेज मैनेजर एम्प्लॉय को समझा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको ट्रेनिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है? यानी उसको तो पूरा निचोड़ मिल गया, उसको तो पूरा एक्सपीरियंस मिल गया परचेज मैनेजर का। परचेज मैनेजर ने धक्के खा खा करके दुकानें चूज की होंगी जिसमें बढ़िया सामान मिलता होगा, लेकिन जब एम्प्लॉय को भेजने की बारी आई तो परचेज मैनेजर ने उसको बिल्कुल समझा बुझा करके भेजा कि तुझे धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही दुकान पे जाना और वहीं से सामान खरीद के लाना। तो ट्रेनिंग भी हो गई साथ साथ में। उस जो एम्प्लॉय है उसको मालूम चल गया कि मेरे को कहाँ से सामान खरीदना है और कहाँ से सामान नहीं खरीदना। कितना ईजी हो गया ना, ट्रेनिंग साथ के साथ। वाह, जब ट्रेनिंग साथ के साथ हो रही है तो कोई लोचा ही नहीं होगा। नहीं, स्मार्ट हो गए हो आप लोग अब तो। अब सारी चीज़ आपको समझ आनी शुरू हो गई है ना। आपने फंक्शनल स्ट्रक्चर को ध्यान से समझा, डिविजनल स्ट्रक्चर को ध्यान से समझा, तो अब स्मार्ट हो चुके हो आप लोग, मुझे पता है। चलो अगला कंसेप्ट बताओ जरा। It ensures that different functions get due attention. Different functions get due attention. ये लास्ट फायदा है, बताओ जरा। आप स्मार्ट हो ही चुके हो ना, तो बताओ। ठीक कह रहे हो। परचेज मैनेजर का सारा फोकस किस पर होगा? परचेज डिपार्टमेंट पे। सेल्स मैनेजर का सारा फोकस किस पर होगा? सेल्स डिपार्टमेंट पे। प्रोडक्शन मैनेजर का सारा फोकस किस पर होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे। अकाउंट्स मैनेजर का सारा फोकस किस पर होगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। यानी हर फंक्शन को प्रॉपर अटेंशन मिलेगी, हर फंक्शन को, बिजनेस के हर फंक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म किया जाएगा। है ना फायदे फंक्शनल स्ट्रक्चर के? समझ आ गए सारे? अरे भैया स्मार्ट हो तो समझ तो आनी है, तो स्मार्ट काम कर लो। इसको नोट भी कर लेना भाई साहब, बहन जी, देवियों, सज्जनों।
कि जितने भी आपको लिखवा रहा हूं ना, इसको लिख लेना, ठीक है? इसको ऐसे ही मत छोड़ देना, क्योंकि बार बार मैं बोलता हूं एक बार लिखना और 10 बार सुनना एक बराबर होता है, इसलिए लिख लेना बेटे। स्मार्ट हो ना तो स्मार्ट ही रहना। एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, शॉर्टकट है भाई, नहीं आगे नहीं है, 6 ही पॉइंट है बस। डी से ड्यू अटेंशन टू एवरी फंक्शन। ओ से ओ नथिंग कम्स। एस से सिमिलैरिटी इन टास्क बीइंग परफॉर्म्ड। एम से मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। ए से अ फंक्शन एट ए टाइम, फोकस एट ए टाइम, है ना? आर से रिपीटेड वर्क इंक्रीजेस एफिशिएंसी। और टी से ट्रेनिंग फोकस इंक्रीजेस लिमिटेड रेंज। डू स्मार्ट, इसलिए तो मैंने कहा था भैया स्मार्ट रहना, स्मार्टली काम करना। मैंने कहा था ना, ये बहुत अच्छी लाइन है। डू स्मार्ट वाइल डिसाइडिंग फंक्शनल स्ट्रक्चर, अदरवाइज लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल बी इन डेंजर, खतरे में बढ़ सकती है भाई। अब ये बचाना आपका काम है कि आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर कैसा बनाना है। इट इज अप टू यू, नॉट ऑन मी, तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? डू स्मार्ट, तो आप भी स्मार्ट बनो और इसको लिख लो फटाफट। डी से ड्यू अटेंशन टू एवरी फंक्शन। ओ से ओ, यानी कोई वर्ड नहीं बनता, इसको ब्लैंक छोड़ देना। एस से सिमिलैरिटी इन टास्क बीइंग परफॉर्म्ड, यानी कि सेम टाइप के टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। मिनिमल डुप्लीकेशन होता है एफर्ट का। अ फंक्शन एट ए टाइम, यानी कि एक फंक्शन पर फोकस एक समय में किया जाता है। रिपीटेड वर्क इंक्रीज एफिशिएंसी, जब वर्क बार बार रिपीट किया जाता है तो एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ट्रेनिंग फोकस इंक्रीजेस लिमिटेड रेंज, और ट्रेनिंग करना आसान होता है क्योंकि सारा फोकस लिमिटेड रेंज पर होता है। डू स्मार्ट, लिख लिया बेटे, इसको नोट कर लो। एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब आता है इसके डिसएडवांटेजेस। क्या इसके नुकसान भी है? हाँ, नुकसान भी है थोड़े से भाई। लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स। देखो, प्रोडक्शन मैनेजर जो होता है ना, उसका सारा फोकस, अब हम नेगेटिवली बात करेंगे इसके बारे में, हम सारी नेगेटिव बात करेंगे यहाँ पर। डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है? लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो प्रोडक्शन मैनेजर, उसका सारा फोकस किस पर होगा? केवल प्रोडक्शन पे। उसको कोई मतलब नहीं है आप परचेज कहाँ से कर रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं है आप सेल कैसे कर रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं है फाइनेंस कहाँ से अरेंज हो रहा है। तो कायदे से उसका ओवरऑल एंटरप्राइज पर तो कोई फोकस रहा ही नहीं ना, एम्फेसिस है ही नहीं उसका, उस पर ध्यान क्यों देगा? नुकसान हो गया ना। दूसरा, प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन एज इन्फो, इन्फो का मतलब है इंफॉर्मेशन, यहां पर प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन एज इंफॉर्मेशन हैव टू बी शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन एज इंफॉर्मेशन हैव टू बी शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। कोऑर्डिनेशन में बड़ी दिक्कत आती है। क्यों दिक्कत आती है? मैंने कहा ना, ईगो प्रॉब्लम। प्रोडक्शन वाला कहता है भैया मेरे से परचेज मैनेजर पूछे कि कितना सामान खरीदना है, मैं क्यों बताऊं उसको कि कितना सामान चाहिए? परचेज मैनेजर कहता है भैया जिसको जरूरत है वो बताएगा ना, प्रोडक्शन वालों को रॉ मटेरियल की जरूरत होगी तो वो मुझे बताएंगे कि सामान कितना खरीदना है, तो हम खरीद लेंगे, वरना हम तो नहीं खरीदते। तो कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, ये बात पक्की है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्योंकि सारे डिपार्टमेंटल हेड्स सेम लेवल पर होते हैं, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की दिक्कत तो क्रिएट होनी है। When interest of two different departments are not same, then conflict arises between them. देखो, सेल्स मैनेजर की हमेशा ये फोकस होगा कि उसकी वाहवाही हो, प्रोडक्शन मैनेजर को हमेशा ये फोकस होगा कि उसकी वाहवाही हो, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चले, उसकी बात मानी जाए। अब देखो, इंटरेस्ट डिफरेंट कैसे हो सकता है? मान लो पीक सीजन का टाइम आता है और सेल्स मैनेजर को मोस्टली क्या होता है, उनको इंसेंटिव मिलते हैं सेल्स करने पर, बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, फॉरेन ट्रिप मिलता है। अब सेल्स वाले तो भागेंगे, दिन रात काम करेंगे, क्योंकि उनको सेल करनी है, टारगेट को अचीव करना है, उनको इंसेंटिव मिलना है, कमीशन मिलना है, गिफ्ट मिलने हैं, फॉरेन ट्रिप मिलना है। लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या मिलेगा? ठेंगा। अब ज़्यादा सामान बेचने के लिए ज़्यादा सामान बनाना भी तो पड़ेगा। प्रोडक्शन वाले कहते हैं भैया हम क्यों ज़्यादा बनाएं, हम क्यों ज़्यादा बनाएं, हमें कौन सा कोई गिफ्ट मिलना है, इंसेंटिव मिलना है। मिलेगा किसको? सेल्स मैनेजर को।
इसलिए यहां पर दिक्कत आती है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। सेल्स वाले कहते हैं ज्यादा से ज्यादा बीच, और प्रोडक्शन वाले कहते हैं भाई हम क्यों दिन रात लगाएं, हम क्यों ओवरनाइट करें, हम लोग ओवरशिफ्ट क्यों करें, क्योंकि उनको तो कुछ मिलना नहीं है। तो ये प्रॉब्लम भी अराइज होती है। व्हेन इंटरेस्ट ऑफ टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर नॉट सेम, देन कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस बिटवीन देम, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। चौथे डिसएडवांटेजेस है लिमिटेड व्यू ऑफ ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वन इज बिजी विद वर्किंग ऑफ सेम डिपार्टमेंट। देखो हर मैनेजर अपने डिपार्टमेंट में लगा हुआ है, उसको सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की नॉलेज है, तो उसको ओवरऑल फंक्शनिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो कैसे चलती है उसके बारे में नॉलेज नहीं होती है। उसको व्यू बहुत कम पता होता है कि माल बनाने वाले को ये नहीं पता माल कैसे बिकता है, और माल बेचने वाले को ये नहीं पता उस माल को बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वो तो माल बेचने वाला तो आके कह देगा अरे इसको थोड़ा ठीक कर लो, लेकिन बनाने वाले को मालूम है कि वो चेंज आ सकता है कि नहीं आ सकता। इसीलिए जो मैनेजर्स होते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन मैनेजर है, चाहे वो सेल्स मैनेजर है, चाहे वो परचेज मैनेजर है, उनको बहुत ही लिमिटेड व्यू होता है ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग के बारे में कि कैसे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। दे आर नॉट अवेयर, उनको सिर्फ वो एक कह सकते हो कुएं के मेंढक होते हैं, यानी कि उनको सिर्फ अपने बारे में पता है और कुछ नहीं पता इसके अलावा। तो ये थी 4 डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। डू स्मार्ट, क्या था वो? डू स्मार्ट while deciding functional structure, otherwise life of organization will be in danger, खतरे की घंटी। लाइफ, डू स्मार्ट और लाइफ, ये 2 वर्ड आपको हमेशा याद रहने चाहिए। लाइफ, एल से लिमिटेड व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आई से इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि एक दूसरे डिपार्टमेंट में कॉन्फ्लिक्ट होना। फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन बिकम्स प्रॉब्लम, यानी कोऑर्डिनेशन करना विद इन डिपार्टमेंट्स एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। एम्फेसिस ऑन ओवरऑल एंटरप्राइजेस डिक्लाइन, और पूरी ओवरऑल एंटरप्राइज की अगर हम बात करें तो उसमें जो आप एम्फेसिस की बात करेंगे, व्यू की बात करें, वो गिर जाता है। डिक्लाइन मतलब कम हो जाता है। लाइफ, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात आएगी तो डू स्मार्ट एंड लाइफ। डू स्मार्ट क्या है, इसके एडवांटेजेस, और लाइफ क्या है, डिसएडवांटेजेस। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जब हम फंक्शन के बेस पे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। और जब हम एक लाइन से फेडअप हो जाते हैं और अगली लाइन में शिफ्ट करते हैं प्रोडक्ट लाइन में, तो वो क्या बन जाता है, डिविजनल स्ट्रक्चर। फिर से रिपीट करा रहा हूं, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट की बात नहीं करें, प्रोडक्ट लाइन जब चेंज होती है तो डिविजनल स्ट्रक्चर बनता है माय डियर। आई होप काफी क्लियर हो गया होगा आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में। प्लीज रिक्वेस्ट है नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि एक बार लिखना 10 बार सुनने के बराबर होता है। तो प्लीज डू राइट इट, लिखना जरूरी है, अदरवाइज लाइफ क्या हो जाएगी, डेंजर, खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए डू स्मार्ट, और अब आप लोग स्मार्ट हो ही चुके हैं। प्लीज नोट डाउन, प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग इट, रिपीट करते रहना। टेक केयर, बाय बाय।